धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मेरे एक दोस्त हैं, मैरिज इवेंट मैनेजमेंट का काम देखते हैं। आप समझ ही गए होंगे, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों को खुद की शादी करने के लिए भी फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो क्या करते हैं कि किसी मैनेजमेंट कंपनी को बुला के ठेका दे देते हैं, ले भैया पैसे पकड़, हलवाई कहाँ से आएगा, टेंट कहाँ से लगेगा, घोड़ा बग्गी कहाँ से आएगी, बैंड बाजा कहाँ से बजेगा, हमें नहीं पता होना चाहिए, सारी व्यवस्था बना के दे। तो वही काम करते हैं। एक रोज मैं उनके साथ बैठा हुआ था, बात छिड़ गई बैंड बाजे वालों को लेके। हमने कहा कि बैंड बाजे वाले इतनी देर तक बजाते रहते हैं, पै 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 पै, तो उनका मुंह तो दुख जाता होगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल उनका मुंह दुख जाता है। और बाद में फिर वो दे दे प्यार दे नहीं गाते हैं, वो उसमें गालियां निकालने लगते हैं। मतलब कुछ तो बोलना ही है तो गालियां ही दे लो, अपनी भड़ासी निकाल लो गुस्से में आके, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत देर तक बजवाते उनसे रहते हैं बैंड बाजा। ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लगता है उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा है तो वो गाली गलौज निकालने लगे हैं। ये जानकारी मैं आपके सामने रखूं तो पहला सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए कि आखिर किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने गाली निकाली है, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर ये गाली क्यों निकाल रहे हैं। तो आज बम के जवाब में, जो कल फोड़ा था देवेंद्र फडणवीस ने, उसके जवाब में हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान करने वाले नवाब मलिक 10 बजे तय समय पर मीडिया के सामने आ गए, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक के बाद एक ऐसे आरोप लगाए कि देवेंद्र फडणवीस को जवाब देते कुछ नहीं सूझा, तो वो पै छोड़ के गाली गलौज करने लगे। सुन लीजिए क्या कहा है नवाब मलिक ने। देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये, लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग, जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? मुन्ना यादव नाम का एक व्यक्ति जो नागपुर का कुख्यात गुंडा है, जिसपे हत्या से लेके सभी तरह के मामले दर्ज हैं, जो आपका राजनीतिक सारे भय पैदा करने वाला आपका साथी है, उस मुन्ना यादव को आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या आपकी गंगा में मुन्ना यादव नहा के पवित्र हो गया था? आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? क्या हैदर आजम की दूसरी पत्नी जो बांग्लादेशी है, जिसकी जांच मलाड पुलिस स्टेशन ने शुरू की, 24 परगना पुलिस थाने में कागज भेजे गए, बंगाल पुलिस ने भेजा कि ये जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी कागजात है, ये फर्जी है। और मलाड पुलिस स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया कि नहीं? क्या आपके इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में उगाही का काम हो रहा था कि नहीं? मामला मुंबई का हो, बिल्डरों के जमीनों का झगड़ा हो, मामला थाना में जाके कंप्लेंट करके दर्ज करके वसूली की जाती थी कि नहीं? जमीन मालिकों को पकड़ के लाते थे और सारी जमीनें अपने नाम पे लिखा ली जाती थी, ये सच है कि नहीं?
क्या आपके कार्यकाल में विदेश से लोगों को फोन आते थे? कुख्यात गुंडे फोन करते थे और पुलिस वाले मामला सेटल कर देते थे कि नहीं? लेकिन सबसे गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूं देवेंद्र जी आप पे कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी इसलिए किया जा रहा है आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोट है, उसे खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। जब नोटबंदी हो गई पूरे देश में जाली नोट, चाहे पंजाब हो, 2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे। मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े जाने लगे। लेकिन छापेमारी की जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। 56 लाख रुपए डीकेसी में 8 अक्टूबर 2017। साथियों, जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान दाऊद वाया बांग्लादेश, ये पूरी जाली नोट इस देश में फैलाई जाती है। 8 अक्टूबर के छापेमारी में 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए। मुंबई में एक गिरफ्तारी हुई, पूना में एक जो गिरफ्तारी हुई इमरान आलम शेख, पूना में गिरफ्तारी हुई रियाज शेख, और एक नई मुंबई में भी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन 14 करोड़ की 56 लाख की जब्ती को 8,80,000 रुपये बताकर मामला दबाया गया। $8,80,000 बताकर मामला दबाया गया। पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले, मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है। मामला एनआईए को नहीं दिया जाता। नोट कहां से आ रही थी उसके अंतिम जांच कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार का संरक्षण था। कहानी बनाई गई कि वो तो कांग्रेस का नेता है। इस शहर में कभी भी वो कांग्रेस का नेता नहीं रहा। खेल था कि पकड़ा जाए तो कांग्रेस पे बिल फाड़ दो। और जो आलम शेख था, इमरान आलम शेख, ये माइनॉरिटी कमीशन 6 महीने के बाद जिसको हाजी अरफात शेख को चेयरमैन बनाया गया, उसका ये छोटा भाई है। हाजी अरफात शेख जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है।
देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, कुखायत गुंडे को। बांग्लादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है, उसको आप माइनॉरिटी मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं। और जो जाली नोट का रैकेट चलाता है, कहीं छोटे मोटे कोई कार्ड छाप लेके कांग्रेस का नेता बना देता है, रहता है किसी और पार्टी में, काम आपके लिए करता है, और बाद में आप उसे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग पद का अध्यक्ष बनाते हो। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इशू होता। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया। जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया। आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया। आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया। और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज तो इतना बता रहा हूं, आगे और बहुत सारी काली करतूतें देवेंद्र जी के हैं, मैं लोगों के सामने रखूंगा। सुन लिया आपने नवाब मलिक को। अब इसके बाद जब हमने सर्च करने की कोशिश की कि क्या इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कोई रिएक्शन सामने आया है, तो हमारे सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। आशीष शेलार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बांद्रा वेस्ट से, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा कि जिसे नवाब मलिक हाइड्रोजन बम बता रहे हैं वो तो फुस्सी है, उसमें कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जो तमाम आरोप लगाए हैं उनसे वो खुद जल गए हैं, उनकी सरकार जल गई है, क्योंकि जो रियाज भाटी है उसको इन्होंने और इनकी सरकार ने ही छिपा रखा है, जिसके आधार पर देवेंद्र फडणवीस पर वो आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा इमरान शेख, जिसको बता रहे हैं कि वो जाली नोटों के साथ पकड़ा गया और उसके भाई हाजी अरफात को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना दिया गया, ये भी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं इस बात को। हाजी अरफात के खिलाफ कोई मुकदमा ना पहले दर्ज था, ना इनकी 2 साल से सरकार है, अभी कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, और अगर ऐसा कुछ मामला था तो इनकी सरकार ने क्यों जांच नहीं करा। इस तरीके के सवाल वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फुस्सी बम साबित हुआ है। क्यों नवाब मलिक आज उस स्तर पर पहुंच गए, निचले स्तर पर, जहां पे उन्होंने अपनी नवाबियत दिखा दी। इस तरीके से करके उन्होंने रिएक्शन दिया, लेकिन मुझे लगता है इस रिएक्शन को छोड़ देना चाहिए। भाई जवाब तो देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए था। फुलझड़ी के बदले वो बम फोड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के बम के मुकाबले तो उन्होंने और बड़ा बम फोड़ना चाहिए था, लेकिन वो बम नहीं फोड़ पाए। वो आ गए शायद दूसरे स्तर पर, और उन्होंने एक शख्स को कोट करते हुए
जो चीज़ डाली है उससे सीधे तौर पर यह कहना कुछ गलत नहीं है कि वो अब गाली गलौज करने पे आ गए हैं। क्या उनको ये शोभा देता है? इस मामले में हमें अभी जो नवाब मलिक हैं या सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने क्या बताया है जो इस नवाब मलिक के बयान के बाद किस तरीके से उसे गाली देना कहा जा सकता है। आयरिश नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड को आप लोग जानते ही होंगे, उनका नाम कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग जानते हैं। उनके एक लाइन को इन्होंने ट्वीट किया है। वो लाइन को ट्वीट करते हुए ये लिखते हैं कि मैंने बहुत समय पहले सीखा था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बहुत समय पहले सीखा था कभी सुअर से लड़ाई मत करो। किससे लड़ाई मत करो? सुअर से लड़ाई मत करो, इससे आप गंदे हो जाएंगे, लेकिन सुअर उसे पसंद करेंगे। इस तरीके से करके इन्होंने कोड डाला है और ये कोड दिखा रहा है कि जवाब देने के लिए शायद कुछ है नहीं देवेंद्र फडणवीस के पास, और वो इस तरीके की बात बोल रहे हैं। हालांकि इस मामले में हमने और सर्च करने की कोशिश की कि जो जाली नोटों का मामला बताया है नवाब मलिक ने, क्या उसको लेकर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया किसी सरकारी विभाग की ओर से भी आई है। तो DRI की कुछ रिपोर्ट हमें मिली है, क्योंकि आपको पता होगा नवाब मलिक ने कहा कि 14 करोड़ 56 लाख रुपए बरामद हुए थे जाली नोट, लेकिन दिखाए गए 8,80,000 रुपए। लेकिन DRI का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि 14 करोड़ 56 लाख बरामद नहीं हुए थे, सिर्फ 10 लाख बरामद हुए थे। फिलहाल यही चीजें इस पूरे मामले में मिल पा रही हैं, लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस ने दी है वो वाकई में बहुत आपत्तिजनक प्रतिक्रिया है। हालांकि क्या वो इसको लेकर माफी मांगेंगे या जो सत्ता में बैठे लोग हैं या नवाब मलिक हैं वो इस मामले को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन आपने लास्ट में सुना होगा नवाब मलिक ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, देवेंद्र फडणवीस पर और भी बड़े वो खुलासे करेंगे। क्या वो खुलासे होंगे और कैसे मामला अब नवाब मलिक वर्सेस देवेंद्र फडणवीस बन गया है? देवेंद्र फडणवीस मैदान से आउट हो चुके हैं, आशीष शेलार को उन्होंने काम पे लगा दिया है, राम कदम भी इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और नवाब मलिक पर झूठे आरोप लगाने का दावा कर रहे हैं। टीवी डिबेट तमाम चैनल पे हो रहे हैं, लेकिन इस शब्द को लेके कहीं कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल मुझे अभी दें इजाज़त।